वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फिफ्थ पेपर जो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट। प्लांट के वाटर रिलेशन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पेपर नंबर 5 है ये। मैडम जो है वो आपको पेपर नंबर 1 और 2 पढ़ा रही है। मैं पढ़ाऊँगा आपको 5वां पेपर। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म वाला। ठीक, और इसके अंदर हम बात करेंगे वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट। प्लांट का जो है वाटर रिलेशन किस प्रकार से होता है, प्लांट के अंदर वाटर रिलेशन क्या है, क्या हमें इसमें पढ़ना होता है, क्या इसमें लिखना होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, केवल मात्र ये क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर में आपको कितना लिखना है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, तो उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक में से CSIR नेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना है। जब आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको एक DPP मिलेगा जिसे बोलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, उस DPP के अंदर आपके 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उनको सोल्व करना है। वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अगर अभी तक किसी ने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो वो अपना जो है टेलीग्राम इंस्टॉल करे और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में मुझे मैसेज करे। ठीक है, कहाँ मैसेज करना है, कैसे मैसेज करना है, तो मुझे कॉल कर ले या फिर कॉलेज के जो नंबर है उनके ऊपर कॉल करके बता दे। ठीक है, वो DPP आपको करना है, सोल्व करना है और मुझे वापस भेजना है। ठीक है, कागज पे लिख के उसके जो आंसर है वो आप मुझे भेजेंगे। किसको कितने नंबर मिले वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही बताऊंगा। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होगा हमारा डेली होगा। उसके बाद में उसके नीचे आंसर की आएगी, वो आपको अपने आंसर से मैच करनी है। ये डेली का प्रोसीजर रहेगा, डेली की क्लास का। ठीक है, ये एक दिन में भी हो सकता है या फिर आपको DPP 2 दिन में या 3 दिन में मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा टॉपिक के पूरा होने पर। जब टॉपिक पूरा होगा तभी आपको DPP मिलेगा। ठीक है, DPP जो होगा ऑनलाइन साइट से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको भरकर भी भेज सकते हैं। ठीक है, सारे नोट्स जो है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लास के अंदर भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात कर रहे हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की। इसके अंदर हम जो है ये टॉपिक पढ़ने हैं वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, देखिए ये वीडियो जो है आपको ऐप के ऊपर मिलेगा, एक तो हमारा जो ऐप है उसके अंदर मिलेगा और एक आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो या तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में से पढ़ लें इसको, या फिर आप जो है अपने ऐप के अंदर पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ें लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट। ये इंपॉर्टेंट बात बता दी है मैंने आपको। DPP जो करेगा, जो DPP करेगा वो प्रियोरिटी पे रहेगा हमारी। जो DPP सोल्व नहीं करेगा वो अपना जाने। ठीक है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 15 दिन जो है आपके DPP सोल्व करने हैं आपको। डेली जो DPP मिलेगा उसको आपको सोल्व करके हमें भेजना है। डेली मतलब एक दिन में या 2 दिन में। ठीक है, और जिसने पेपर अभी तक जो अपना रिसर्च वर्क है वो जमा नहीं कराया तो वो भी जमा करा दे। चलिए आ जाते हैं हम, हमारा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट। तो देखिए, एक तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपस में समझने में। तो ज़्यादातर क्या है कि लिखना आपको इंग्लिश में ही है लेकिन आपको थोड़ा समझना है हिंदी के अंदर, तो हम ज़्यादातर हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे और इस जो भी कंटेंट हम यहाँ लिख रहे हैं उनको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन आपको नोट करना है इसको इंग्लिश में। जो टर्म आपको समझ में नहीं आते हम उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे यहाँ पर, उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद करना है वो इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, तो वाटर प्ले क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट। यानी कि जो प्लांट होते हैं उनकी जीवन में जो वाटर होता है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। कैसे करता है,
देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, फॉर एवरी ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ होता है 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के लिए, 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को बनाने के लिए, मेड बाय द प्लांट, ठीक है, 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ जो प्लांट के द्वारा बनाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब, 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को बनाने के लिए प्लांट को 500 ग्राम वाटर की आवश्यकता होती है। कितना ग्राम वाटर चाहिए, 500 ग्राम वाटर चाहिए, किसके लिए, 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो 500 ग्राम वाटर है, ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषण करना, थोड़े दिनों बाद आप सारे शब्द समझ जाओगे, ठीक है। तो फॉर एवरी ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्रत्येक 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के लिए, कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए, फॉर एवरी ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मेड बाय द प्लांट, ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ बनाने के लिए, ऑर्गेनिक पदार्थ बनाने के लिए लगभग 500 ग्राम ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट, रूट के द्वारा लगभग 500 ग्राम वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो आप देखिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है, जब तक पौधा 500 ग्राम वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक वो 1 ग्राम जो है ऑर्गेनिक मैटर तैयार नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये जो भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, ये ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू द प्लांट बॉडी एंड लॉस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाता है। मतलब जब 500 ग्राम वाटर जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा प्लांट जब खींचता है, 500 ग्राम वाटर तक जब वो खींच लेता है, तब जाकर उसके अंदर 1 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर होता है। समझ में आई बात। और ये जितना भी वाटर ये खींचता है, वो सारा का सारा लॉस्ट कर दिया जाता है बाय द ट्रांसपीरेशन। किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। इसमें कौन सा प्रोसेस काम करता है, इसके अंदर काम करता है आपका फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन, 2 प्रकार के प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होते हैं। तो ये होती है इंपॉर्टेंस वाटर की प्लांट बॉडी के लिए, ठीक है। और प्लांट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं, वो सब कुछ हमें मिलता है किससे, केवल प्लांट से, ठीक है। क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और हम क्या है, कंज्यूमर हैं। तो अगर प्लांट वाटर का यूटिलाइजेशन करते रहेंगे तो हमें फूड मिलता रहेगा। प्लांट अगर वाटर का यूटिलाइजेशन करना बंद कर देंगे तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, दूसरी प्रक्रिया नहीं होगी, और फूड हमें भी नहीं मिलेगा और उन्हें भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्लांट का, सॉरी, वाटर का जो है हर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से प्लांट में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इन प्लांट के अंदर ईच सेल कंटेन ए लार्ज वाटर फिल्ड वैक्यूल। अब देखो प्लांट के अंदर वाटर होता कहाँ है, कैसे होता है, कितना अमाउंट में होता है, ठीक है। जनरली तो हम क्या बोलते हैं कि पादप की जो कोशिकाएं होती है उसमें 80 से 85% वाटर होता है, या 80% वाटर होता है। आपने एनिमल के अंदर पढ़ा होगा, जंतुओं के अंदर पढ़ा होगा कि जंतु कोशिका में जो होता है वाटर, जल जो होता है वो 80% जल होता है, बाकी 20% जो होता है उसका कंटेंट होता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट में अलग अलग तरह की सेल हमें मिलती है। जनरली जो प्लांट सेल होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। ये प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल में ये जो पार्ट होता है ये वेक्यूल होता है। क्या होता है, ये वेक्यूल होता है। यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और दूसरे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। इस तरह से राइबोसोम हो गए, इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो होता है वेक्यूल का, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो इन प्लांट ईच सेल कंटेन ए लार्ज वाटर फिल्ड वैक्यूल, और ये जो वैक्यूल होता है इसके अंदर क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है, ठीक है। इन सच सेल, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, इन सच सेल द साइटोप्लाज्म मेक्स अप ओनली 5 to 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ऐसी कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म होता है वो होता है 5 से 10% भाग, और बाकी का जो 90% होता है वो क्या होता है, 90 to 95% जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है। यानी कि वैक्यूल के अंदर जो टोटल वाटर कंटेंट होता है वो वैक्यूल के अंदर होता है 90 to 95%, ठीक है।
बाकी का जो बचा हुआ रिमाइंडर इज वैक्यूल, बाकी का पार्ट जो क्या है वो है आपका वैक्यूल। मतलब 95% भाग जो होता है वो घेरे होता है कौन, वैक्यूल के द्वारा, और 5 से 10% भाग जो होता है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म का। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, इसलिए वहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो एनिमल सेल होती है उसमें 80%, 80 to 85% क्या होता है, वाटर होता है, और बाकी जो होता है 25, ठीक है, 22 या 20% मान लो, 20% जो होता है इसके अंदर अदर कंटेंट होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर होता है वो 80 to 85% होता है। ये एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। जबकि जो प्लांट सेल होती है उसमें 95% तक, 90 to 95% तो केवल वैक्यूल घेरे रहता है, और उस वैक्यूल के अंदर भरा होता है वाटर। उसके अलावा 5 to 10% जो होता है वो पार्ट होता है किसका, साइटोप्लाज्म का, और उसके अंदर भी वाटर होता है। तो आप समझ सकते हो कि प्लांट सेल के लिए वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट, तो हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है एक प्लांट सेल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाटर टिपिकली कंसिस्ट 80 to 90%, 95% ऑफ द मास ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल। वाटर जो होता है, जो सेल ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना, जो सेल ग्रोविंग कंडीशन में है, मतलब स्मॉल सेल से लार्ज सेल में कन्वर्ट हो रही है, उसको बोलते हैं ग्रोविंग कंडीशन। ठीक है, उस कंडीशन में प्लांट की जो कोशिकाएं होती है, पादप की कोशिकाएं, उनमें 80 to 95% जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है ना, कितना होता है, वाटर होता है। मतलब जैसे मान लो अगर ये 100 ग्राम की सेल है, हालांकि 100 ग्राम की नहीं होती, लेकिन हम माने तो 100 ग्राम की अगर ये सेल है, तो ये इसमें जो वाटर होगा वो 80 ग्राम वाटर होगा। कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम वाटर होगा। समझ में आया बात। तो 100 ग्राम की अगर कोई कोशिका है प्लांट की, तो उसके अंदर 80 ग्राम तो क्या होगा, वाटर ही होगा। बाकी का 20 ग्राम जो बचा पार्ट है वो क्या होगा, दूसरे कंटेंट होंगे। तो आप समझ सकते हो इतना प्रतिशत जो है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉमन वेजिटेबल, जो सामान्य सब्जियां होती हैं हमारी, जैसे कैरेट हो गई, लेटिस हो गया, इनमें 85 to 95% वाटर होता है। बाकी का जो पार्ट होता है वो दूसरा होता है। ठीक है, वुड जो होती है, वुड जो कि सूखी लकड़ी होती है, विच कंपोज्ड मोस्टली ऑफ डेड सेल, किससे बनी होती है वो, डेड सेल से, हैज लोअर वाटर कंटेंट, उनके अंदर बहुत ही कम वाटर कंटेंट होता है, जैसे कि सेपवुड होती है। सेपवुड क्या होती है, सेपवुड को हम क्या बोलते हैं, रस कास्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रस कास्ट, पढ़ा होगा आपने ये। सेपवुड होती है विच फंक्शंस इन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, क्या काम करती है ये, जाइलम के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसमें भी लगभग इट कंटेन 35 to 75% वाटर, इसमें भी 35 to 75% वाटर होता है। ठीक है ना, जो कि मृत होती है, जीवित नहीं होती है, मृत होती है, जिसको हम बोलते हैं रस कास्ट, जो वाटर को ऊपर की तरफ में अपलिफ्ट करती है, मतलब ऊपर की तरफ में उठाती है, जड़ के द्वारा जल जो होता है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। उसमें जो सेप वुड होती है, जिसे हम रसकास बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी 35 से 75% तक वाटर होता है। और जो हर्ट वुड होती है, हर्ट वुड, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हृदय काष्ठ, ठीक है ना, या आप बोल सकते हो इसको, वैसे हृदय काष्ठ ही बोला जाता है इसको, हर्ट वुड को। ठीक है ना, ये जो हर्ट वुड होता है, हर्ट वुड में थोड़ा कम वाटर होता है जे स्लाइटली लोअर वाटर कंटेंट, इसके अंदर वाटर जो होता है वो कम होता है। जबकि जो सेप वुड होती है उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जबकि वो कैसी होती है, मृत होती है। ठीक है, तो वाटर का यहाँ पर रिलेशन हमें समझ में आया। तो दो जो है अपने पढ़े ये दो पैराग्राफ। पहली बात हमने कहा कि जो वाटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंटेंट को बनाने के लिए 500 ग्राम वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो 500 ग्राम वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने देखी कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, जो कि 90% पार्ट को एक्वायर करके रखता है, मतलब उसको घेरे रखता है। तीसरी बात हमने देखी कि जो वाटर होता है वो ग्रोविंग जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर 80 to 95% होता है। ठीक है, जो सामान्य सब्जियां हैं उनके अंदर 85 से 95% वाटर होता है। ठीक, समझ में आया बात।
इसी तरह से जो सेप वुड होती है उसके अंदर भी काफी मात्रा में यानी कि 75% तक वाटर प्रेजेंट हो सकता है, जबकि जो हर्ट वुड होती है उसके अंदर थोड़ा कम वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे पढ़ते हैं। द सीड विच आर द ड्राइएस्ट प्लांट टिश्यू, जो सीड होता है वो सबसे ज्यादा सूखा हुआ प्लांट टिश्यू होता है। ठीक है ना, सीड जो होता है, बीज जो होता है, जिस चने का बीज है हमारे घरों में पड़ा रहता है, सोयाबीन, बाजरा, ये जो बीज होते हैं ये ड्राई होते हैं, काफी सूखे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर भी स्टिल कंटेन 5 to 50% वाटर। इसमें कितना वाटर होता है? 5 से 15% वाटर इसके अंदर कंटेन होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट, एंड मस्ट एब्जॉर्ब ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर दे जर्मिनेट। जब ये जर्मिनेट होते हैं तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ही ये जर्मिनेट हो पाते हैं। ठीक है, वाटर इज बेस्ट नोन एज सॉल्वेंट। वाटर सबसे अच्छा विलायक माना गया है। आप देखो कोई भी चीज इसके अंदर घुल जाती है, नमक डालो घुल जाएगा, शक्कर डालो, शुगर जो होती है आपकी वो डालो, इसके अंदर घुल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। वाटर इज ए बेस्ट नोन एज ए सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक, एंड प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, और ये जो भी मॉलिक्यूल होते हैं सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन जो भी होते हैं, उनके लिए क्या काम करता है ये? मूवमेंट का। मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में जाने के लिए, एक मॉलिक्यूल को दूसरी जगह जाने के लिए इस विलायक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लिक्विड मीडियम के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सरलता से, आसानी से गमन कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो ये एज ए मीडियम काम करता है, मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन एंड बिटवीन द सेल। एक सेल से दूसरी सेल में भी, और केवल सेल के अंदर भी। अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जाना है तब भी इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वाटर जो होगा वो इसको घोल लेगा, और वाटर जो है इसको लेकर चला जाएगा इधर से इधर, इस साइड से इस साइड। ठीक है, या फिर ये इसी कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर जो होता है वो बेस्ट विलायक होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ऑन देयर स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्टिविटी, सबकी अपनी अपनी खुद की बायोकेमिकल एक्टिविटी है, टू द वाटर एनवायरनमेंट, वाटर एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इसे बोला जाता है मिलियू। क्या बोला जाता है इसे? मिलियू। ठीक है ना, पर्टिकुलर हर जो भी कंटेंट होता है, बायोकेमिकल कंटेंट, जैसे कि मान लो आप प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होती है, कुछ प्रोटीन जो होती है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है, और कुछ प्रोटीन जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती। ठीक है ना, प्रोटीन है तो वाटर के अंदर या तो वो डिजोल्व होगी या फिर डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी मॉलिक्यूल है। अब बायोमोलिक्यूल में क्या क्या चीजें आती है? प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। अब जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे तो जो ग्लूकोज होता है वो वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, लेकिन इसी कार्बोहाइड्रेट का एक और प्रोडक्ट होता है जिसे बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। तो पर्टिकुलर हर जो भी मॉलिक्यूल होता है उसका एक स्पेसिफिक जो है एक्टिविटी होती है, उसका एक स्पेसिफिक क्रियाविधि होती है, किसके अंदर? वाटर एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, और ये जो भी है कंटेंट, वाटर हो, सॉरी प्रोटीन हो, ग्लूकोज हो, ठीक है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, जो भी कंटेंट होते हैं वो किसके अंदर घुले रहते हैं? वाटर के अंदर घुले रहते हैं। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इनकी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, एंड अदर सेल कंस्टिट्यूंट आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर। इनको भी वाटर के द्वारा प्रभावित किया जाता है। जैसे कि कुछ प्रोटीन होंगे जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, और कुछ प्रोटीन जो होंगे वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो वाटर के जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होने, डीएनए के ऊपर यानी कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसके साथ में वो अटैच हो जाते हैं और उसको घोल लेते हैं, अटैच करवा देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है डीएनए के अंदर वो भी वाटर के थ्रू बनाया जाता है। मतलब वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर के टूटने से जो हाइड्रोजन बॉन्ड रिलीज होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में काम आता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
तो द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो भी कहाँ से आएंगे, वाटर से ही मिलेंगे हमें, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, एंड अदर सेल कॉन्स्टिट्यूंट आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर। ये भी किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, वाटर के द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे होते हैं, सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है इसकी। देखो जैसे कि कोई प्रोटीन है, जैसे कि ये दो सेल है मेरे पास में, ये एक सेल इधर है इस साइड में है और एक सेल इस साइड में है, ठीक है। यहाँ पर एक बैरियर है, मतलब बैरियर का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आपकी सेल वॉल है, इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये बीच में आपकी सेल वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन का टारगेट है ये वाली सेल, इस वाली सेल में जाना है। सेल नंबर 1 से सेल नंबर 2 में इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट होना है। तो या तो प्रोटीन जो होगी वो प्रोटीन चैनल के थ्रू यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, या फिर ये प्रोटीन क्या करेगी, ये H2O के साथ यानी कि जल के साथ घुलनशील हो जाएगी और जो एक्वापोर होंगे उनके थ्रू ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से इस एक्वापोर से ये इधर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो इसमें भी क्या है कि वाटर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। अब ये प्रोटीन है। दूसरी चीज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होता है, जैसे एंजाइम है, कुछ एंजाइम घुलनशील होते हैं तो वो तरल माध्यम में ही एक सेल से दूसरी सेल में गमन करते हैं। सॉलिड फॉर्म में वो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वाटर होता है वो किसी भी प्रकार का जो भी मैक्रोमोलिक्यूल हो, चाहे माइक्रोमोलिक्यूल हो चाहे मैक्रोमोलिक्यूल हो, सबको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। चले, वाटर टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है सेल के अंदर, उनमें डायरेक्ट पार्ट रोल प्ले करता है, ठीक है। इन द सेल सच एज हाइड्रोलाइसिस, जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन होना। जल अपघटन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है, दो प्रोडक्ट है ए, जैसे मान लो ए बी है और ये टूटकर क्या बनाता है, ए प्लस बी बनाता है। क्या बनाता है, ए प्लस बी बनाता है। अभी मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूँ आपको, बाद में हम रिएक्शंस के ऊपर भी आएंगे, इसमें काफी सारे रिएक्शन है, पूरी बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो ए बी है और ये टूटकर क्या बना रहा है, ए प्लस बी बना रहा है। तो इसकी वजह से, टूटने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जल जो है रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि ए प्लस बी जब मिल रहे हैं और ए बी प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको जल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज द हाइड्रेशन। एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, जल के द्वारा अपघटन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रेशन हो रहा है, जल जुड़ रहा है। हाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि जल का बाहर निकलना हो रहा है। तो इस तरह के जो प्रोसीजर है, इस तरह के जो प्रोसीजर हैं, इनमें सब में जल की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर इज आल्सो वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में भी ये रॉ मटेरियल की तरह काम आता है। इसलिए आता है कि जब वाटर होता है, तो जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस में वो स्प्लाइट होता है और हाइड्रोजन आयन प्लस हाफ O2 जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो O2 प्रोड्यूस होती है, O2 का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, केवल वाटर के द्वारा होता है। और इसी से हमें यहाँ पर 2 प्रोटॉन मिलते हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। वाटर के थ्रू ही 2 प्रोटॉन मिलते हैं और ये हाफ ऑक्सीजन मिलती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है ना। तो ये एज ए रॉ मटेरियल यहाँ पर फंक्शन करता है, कौन, वाटर, ठीक है। थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर जो होता है वो प्लांट के सरफेस के ऊपर आकर डिपॉजिट होता रहता है। इसकी वजह से प्लांट जो होता है वो गर्मी को सहन कर पाता है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, झुलस जाएगा, मुरझा जाएगा। अगर पानी नहीं देते हैं हम गर्मी के दिनों में तो पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर होता है उसको सहन नहीं कर पाता। तो ये क्या काम करता है, ये प्लांट के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वो पादप के अंदर उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काम आती है। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है कि क्या होता है, वाटर का एक्सेस अमाउंट को बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना, वही कहलाता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लांट सेल कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अभी हमने पढ़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है फिल्ड विद सेल सेप, इसके अंदर होता है कोशिका रस,
कोशिका रस भरा होता है जिसके अंदर वाटर होता है, एंड डेवलप लार्ज इंट्रासेलुलर प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर। देखो जो प्लांट सेल होती है पादप कोशिका, इस पादप कोशिका के अंदर भरा होता है सेल सेप जिसको हम बोलते हैं कोशिका रस, ठीक है, या इसके अंदर होता है वाटर, ठीक है, उसको बोला जाता है कोशिका रस। ये जो वाटर होता है इसके अंदर भरा हुआ, ये कोशिका रस भरा हुआ होता है, इसकी वजह से ये जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, ठीक है, एक प्रेशर पड़ता है जिसे कहा जाता है टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर बोलते हैं? टर्गर प्रेशर, ठीक है, यानी कि स्फीति दाब, हिंदी में बोले तो स्फीति दाब, ठीक है। स्फीति दाब का मतलब होता है किसी चीज को दबाव देकर ऐसे फुला देना, फुलाना, उसको बोलेंगे स्फीति दाब, ठीक है ना, टर्गर प्रेशर, या आप इसको बोल सकते हो टीपी। क्या बोलते हैं इसको हम? टीपी। तो ये टर्गर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? वैक्यूल के द्वारा, ठीक है ना, कोशिका के अंदर। और ये टर्गर प्रेशर क्यों क्रिएट किया जाता है? इससे क्या होता है, जो सेल होती है वो टर्जिट रहती है, टर्जिट मतलब तनी हुई रहती है, और ये इंपॉर्टेंट होता है स्टोमेटा को खोलने के लिए। जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं पत्ती के अंदर, उनको खोलने में काफी मदद मिलती है इससे। तो जो टीपी होता है, इंट्रासेलुलर प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर, वाटर हेल्प इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो ये टर्जिडिटी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना, सेल की टर्जिडिटी जो है यानी कि स्फीति दाब जो है वो बनाए रखता है कौन? वैक्यूल। और वैक्यूल के अंदर क्या होता है? सेल सेप होता है, यानी कि वाटर होता है। कितना होता है? 85 to 90% वाटर इसके अंदर होता है, 90 to 95% वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। टर्जिडिटी इज एसेंशियल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। किसके लिए आवश्यक होती है? स्टोमेटा को खोलने के लिए। एंड आल्सो द एक्टिविटी ऑफ सेवरल ऑर्गेनेल्स, और दूसरे जो सेल जो ऑर्गेनेल होते हैं उनकी एक्टिविटी में भी ये सहायक होती है, क्योंकि जब ये खुली हुई रहेगी, टर्जिट रहेगी, तनी हुई रहेगी कोशिका, तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन से कोशिका के अंदर होने वाली वो तीव्र गति से होंगी, ठीक है, उनको स्पेस मिलेगा, सेल ऑर्गेनेल को फंक्शन करने में भी स्पेस मिलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है टर्गर प्रेशर कोशिका के अंदर। जिस कोशिका के अंदर टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है वो कोशिका हमें स्वस्थ नजर आती है, ठीक है ना। जैसे आप गए बाजार के अंदर और बाजार से आप ताजी सब्जियां लेके आए हो, तो जो ताजी सब्जियां आप लेके आए हो उनके अंदर जो स्फीति दाब है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हमें ताजी नजर आ रही हो, ठीक है। जैसे जैसे उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो लॉस होता रहेगा, वैसे वैसे वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और आपको वो पत्तियां कैसी लगेगी? मुरझाए हुई, ठीक है ना। पत्तेदार सब्जियां लेके आते हैं हम, तो वो पत्तियां हमें लगेंगी मुरझाए हुई, ठीक है। मूली होती है, मूली को आप 4 दिन के लिए बाहर रख दो, ऐसे हो जाएगी पिलपिली सी। 4 दिन के लिए आप वैसे ही छोड़ दो मूली को, कैसी हो जाएगी? वो पिलपिली सी हो जाएगी। लेकिन जब हम उसको जमीन से उखाड़ के लाते हैं तो कितनी एकदम स्ट्रॉन्ग वो होती है, काफी तंदुरुस्त दिखाई देती है और काफी कड़क होती है ना। काटते हैं हम उसको, लेकिन 2-4 दिन तक अगर हम उसको पड़ी रहते हैं तो बिल्कुल मुलायम हो जाती है। क्यों मुलायम होगी? क्योंकि उसके जो वाटर कंटेंट थे उसका लॉस हो गया, वाटर कंटेंट का तो उपयोग आ गया, उपयोग में आ गया, जो वाटर था वो लॉस हो गया, और जो वाटर उसके अंदर बचा था, कुछ वाटर बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम आ गया। अब उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो गया तो उसका जो टारगेट प्रेशर है वो भी क्या हो गया? लूज हो गया। लूज होने की वजह से वो कोशिका कैसी हो गई? पिचक गई। पिचकने की वजह से जो मूली है वो भी कैसी हो गई? मुलायम हो गई। देखा होगा आपने, जब मूली 4-5 दिन के लिए हम बाहर रख देते हैं, वैसे रख देते हैं विदाउट फ्रीज, तो वो क्या हो जाती है? लुग्गी सी हो जाती है, मतलब लुक-लुगी सी हो जाती है, बिल्कुल मुलायम हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? वहां पर जो टीपी है वो घट गया है, ठीक है। तो टीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि टारगेट प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है सेल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, या उसकी जो है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। सिंपल सी बात है, यानी कि उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर प्रेशर लगता है उसके लिए टारगेट प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, वाटर एक्ट एज टेम्परेचर बफर। टेम्परेचर बफर का भी काम करता है। अभी हमने देखा कि जो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर का जो वाष्पीकरण, ये क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर में, किसका? वाटर का। तो वाटर एक्ट एज टेम्परेचर बफर, यहाँ पर बफर के रूप में भी काम करता है, सिंस इट हैज एक्सेप्शनली हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 3 शब्द आएंगे हमारे पास में, इसका ध्यान रखना है आपको। हाई स्पेसिफिक हीट किसे कहा जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट क्या है, तो वो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब होता है इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1 ग्राम वाटर के लिए
1 ग्राम वाटर के लिए 1 कैलोरी, कितना कैलोरी? 1 कैलोरी, 1 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस 1 ग्राम वाटर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। जैसे हमारे पास में 1 ग्राम वाटर है, एक कप लिया मैंने और इस कप के अंदर 1 ग्राम वाटर डाल दिया, ठीक है ना। कितना ग्राम वाटर डाल दिया मैंने? 1 ग्राम वाटर डाल दिया, 1 ग्राम वाटर इसके अंदर भर दिया। अब इसका टेम्परेचर अभी कितना है? मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। और मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बढ़ाना है? 26 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे टेम्परेचर इसका इंक्रीज करना है। किसका? 25 से 26 करना है, ठीक है। तो मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, ऊर्जा की? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इस 1 कैलोरी ऊष्मा से जब मैं 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कर देता हूं तो ये वाटर की होगी स्पेसिफिक हीट। क्या होगी ये? वाटर की स्पेसिफिक हीट। समझ में आया बात? कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर किसे कहते हैं? जब आप 1 कैलोरी ऊर्जा देकर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट। याद रखना ये बात, ठीक है। वाटर हैज द हाईएस्ट लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है वेपोराइजेशन हीट, मतलब लिक्विड से, लिक्विड स्टेट से आप वाटर को सीधे किस में बदल दें? वेपर में बदल दें, ठीक है ना। वेपर के अंदर बदल दें तो इसे कहा जाएगा लेटेंट हीट। अब वो जो हीट काम आएगी, मतलब लिक्विड से वेपर के अंदर बदलने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है ये बात। तो जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहेंगे हम वेपोराइजेशन हीट या लेटेंट हीट, ठीक है। द heat needed to change water from liquid to a gas is called latent heat of vaporization, ठीक है। यानी कि लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहा जाता है उसे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ बताया आपको कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जबकि लेटेंट हीट किसे कहा जाता है? लिक्विड से गैस में बदलने के लिए, लिक्विड से गैस में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि आपने क्या किया है? 1 ग्राम वाटर लिया है, वही कप है आपके पास में और आपने 1 ग्राम वाटर लिया है, ठीक है। वाटर है 1 ग्राम, इस 1 ग्राम वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब हमें पता है कि वाटर जब उबलता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालने के लिए, क्योंकि जब तक हम इसको उबालेंगे नहीं तब तक ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उबलने पर ये क्या बन जाता है? लिक्विड से वेपर बन जाता है, यानी कि गैस बन जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, 1 ग्राम वाटर को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जितनी कैलोरी रिक्वायर होती है, कितनी कैलोरी रिक्वायर होती है? 100 कैलोरी रिक्वायर होती है। ध्यान रखना, कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है? 100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दिख रहा है? 100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो 100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 100 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा नहीं ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। समझ में आया बात? तो एक तो मैंने बताया आपको स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको 1 कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर 1 ग्राम वाटर का 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आपको 100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता, 100 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 कैलोरी की जगह अब ध्यान रखना है आपको 100 कैलोरी, ठीक है। 100 कैलोरी जो है हीट की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। However, to change 1 gram of water from a liquid to gas require 540 कैलोरी, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, ये तो क्या हुआ, 0 डिग्री से आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आपको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है? 100 कैलोरी। लेकिन 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है
और उस वाटर को आपको गैस के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? गैस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ दोनों बातों में बहुत अंतर है। ये दोनों जो चीजें हैं इनके अंदर बहुत अंतर है। देखो समझते हैं दोबारा से एक बार फिर से, ठीक है? थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अपन चलते रहेंगे, है ना? देखो समझो अब इसको, इस कहानी को समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरे पास ये वाटर है, इसके अंदर यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, ठीक है? अब इस वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? और मैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहता हूँ, तो मुझे रिक्वायर होगी 100 कैलोरी ऊष्मा, ठीक है? कितनी ऊष्मा? 100 कैलोरी। लेकिन मेरे पास एक वाटर और है, ठीक है? और मैं इस वाटर को, ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अब आप ध्यान से समझना है, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर होता है वो कब होता है? लिक्विड फॉर्म में जो वाटर हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या है? बर्फ जम जाती है ना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जीरो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म है, उस लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए? गैस फॉर्म में बदलने के लिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, however to change 1 gram of water from a liquid to gas require 540 कैलोरीज। कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 540 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं यहाँ टेम्परेचर को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर स्टेट को डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ मैं? टेम्परेचर को रेज करने की बात कर रहा हूँ कि आपको किसी भी वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने में केवल 100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप किसी लिक्विड वाटर को गैस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको 540 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टेट की। किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेट की। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टेम्परेचर की। टेम्परेचर को रेज करने की बात कर रहा हूँ कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए आपको केवल 100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन किसी भी वाटर को, कितना भी वाटर हो, मतलब यहाँ पर हम 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम वाटर को गैस में बदलने के लिए आपको 540 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना? इस लिक्विड से इस गैस में कन्वर्ट करने में यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं। 0 डिग्री से हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर रहे हैं, तो 100 कैलोरी की आवश्यकता है। लेकिन हमें लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करने में 540 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और इसमें हमें टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब इस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, हम इसको उबाल रहे हैं। इस लिक्विड को उबाल कर इसको गैस में बदल रहे हैं, तो हमें 540 कैलोरी की आवश्यकता है, ठीक है? नहीं समझ में आया? दोबारा समझा देंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना? इस प्रोसेस में कहीं भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोबारा से देख लेना, रिवाइज करके देख लेना अगर समझ में नहीं आता। दैट इज ओनली ए चेंज इन द फिजिकल स्टेट। यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है? फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो रहा है, वाटर एज इट टर्न फ्रॉम लिक्विड टू गैस, क्योंकि ये लिक्विड से गैस में बदल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जबकि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करना है आपको तो कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है? वाटर के अंदर, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। वाटर एक ध्रुवीय मॉलिक्यूल होता है। क्यों होता है? ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी पदार्थ को घोलने के लिए। पोलरिटी, पोलरिटी मतलब इसके ऊपर दो तरह के पोल होते हैं। इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज होता है और आंशिक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? पोलर होती है। कैसी होती है? पोलर। पोलर को बोलते हैं ध्रुवता। क्या बोलते हैं पोलर को? हम ध्रुवता, पोलरिटी, ठीक है ना? पोलरिटी को आप सिंपल से समझ सकते हो, जैसे हमारी धरती होती है, धरती के ऊपर दो पोल है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ साउथ पोल है। तो इसी तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर भी दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इसको हम बोल सकते हैं पोलरिटी, ठीक है? और ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, मतलब हमेशा बने हुए रहते हैं, कभी ये बढ़ते नहीं है, घटते नहीं है, बराबर बने रहते हैं। तो इट डिजोल्व ऑलमोस्ट एनीथिंग, सो इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
ये पोलर होने की वजह से ज्यादातर चीजों को घोल लेता है अपने अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है ना, सार्वत्रिक विलायक। क्या कहा जाता है इसे? सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ठीक है। द रीजन ऑफ वाटर्स एक्सीलेंट डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी रिलेटेड टू द पोलरिटी, क्योंकि इसकी जो ये एक्सीलेंट डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी है, मतलब अच्छे से घोलने की जो क्षमता है, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? ये पोलरिटी के ऊपर डिपेंड होती है। यानी कि ये पोलरिटी से ही संभव हो पाया है। ये पोलर होने की वजह से ही सभी चीजों को, जो आयनिक चीजें होती है, उनको ज्यादातर ये घोल लेता है। वाटर ऑफर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। टू विच अदर एटम्स और मॉलिक्यूल कैन अटैच, जिसके द्वारा जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। जैसे इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम आके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्लोराइड आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो नमक तुरंत यहाँ पर घुल जाएगा। ठीक है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। वाटर जो होता है 3 फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है। वाटर कैन बी ए लिक्विड, लिक्विड में हो सकता है, गैस वेपर के अंदर हो सकता है, और सॉलिड यानी कि आइस के अंदर हो सकता है। वाटर टर्न इनटू ए वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टर्न इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 1 एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम, 1 एटीएम पर ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। ध्यान रखना है, ये 1 एटीएम इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 1 एटीएम होता है। इस 1 एटीएम पर वाटर जो होता है वो लिक्विड, मतलब सॉरी वेपर के अंदर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करें उसका, तो वो वेपर में बदल जाएगा। और अगर उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए तो वो किस में बदल जाएगा? आइस के अंदर बदल जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगा। तो वाटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। ठीक है, और जनरली इन दोनों के बीच में 0 से 100 के बीच में ये कहाँ रहता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बीच वाला जो फॉर्म होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है ना, 0 पर ये क्या होता है? सॉलिड होता है। 0 पर क्या होता है? सॉलिड होता है। 100 पर ये क्या होता है? वेपर में होता है, वेपर यानी कि गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, और बीच वाला जो स्टेट होता है वो इसका लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है, तो वाटर हैज ए न्यूट्रल पीएच। वाटर का पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, प्योर वाटर के अंदर जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है, हमें पता है, विच इज न्यूट्रल। और ये पीएच क्या कहलाता है? न्यूट्रल पीएच कहलाता है। ठीक है, पीएच वाला क्वेश्चन हम करेंगे। पीएच से क्वेश्चन जो होता है सीएसआर नेट में क्वेश्चन जरूर आता है डेफिनेटली। यहाँ से मैंने बताई दिया आपको, कोई क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एडेशन। एडेशन का मतलब होता है जुड़ना। दो मॉलिक्यूल को जोड़ने की प्रॉपर्टी जो होती है वाटर के अंदर होती है। ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले हों या कोई सी भी दो मॉलिक्यूल हो, उनको जोड़ने का काम वाटर करता है। ठीक है, जैसे हमारे जो सोइल के पार्टिकल होते हैं, सोइल के पार्टिकल क्या होते हैं? वाटर के थ्रू, यहाँ पर वाटर जो होता है इनके बीच में आ जाता है, और इन दोनों दोनों जो सोइल पार्टिकल होते हैं इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल को भी आपस में जोड़ लेता है। एंड कोहेजन, संसर्जन, संसर्जन जो होता है इनके बीच में बनाए रखता है। एंड दस दिस प्रोसेस कीप द वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर, और इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो साथ साथ होते हैं। तो ये दूसरे पदार्थों को तो जोड़ता ही है, खुद भी जो वाटर होता है, वाटर भी खुद भी वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से एडेशन के द्वारा और कोहेजन के द्वारा, दोनों प्रोसेस के द्वारा या दोनों फोर्स के द्वारा, एडेशन फोर्स और कोहेजन फोर्स के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द प्लांट बॉडी। जो जड़ होती है उस जड़ से नीचे से लेकर ऊपर तक, अब आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो 100 मीटर तक के ऊंचे होते हैं, तो 100 मीटर तक ऊंचाई तक जल चढ़ाने में जल चढ़ता चला जाता है। तो वो चढ़ता है किसकी वजह से? एडेशन और कोहेजन के द्वारा। ठीक है ना, एडेशन और कोहेजन फोर्स के द्वारा ही जो है जल रूट से ऊपर टॉप पर पहुंच जाता है। यही कारण होता है कि वाटर के अंदर एक कॉलम बन जाता है, और वाटर जो है जल्दी जल्दी से ऊपर, एक धीरे 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 धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे 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 धीरे, स्लोली 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 नीचे से, जड़ से लेकर ऊपर तक हजारों मीटर की ऊंचाई तक इसको पहुंचाया जा सकता है। ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है। इसी कारण ये वाटर जो होता है खाली जो कॉलम होता है, क्योंकि जो टिश्यू होता है
जाइलम का, वो तो मरा हुआ होता है, वो तो खुद कुछ कर ही नहीं सकता। तो उस मरे हुए जाइलम के टिश्यू से जो वाटर होता है वो कोहेजन और एडेशन फोर्स की वजह से ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये वाटर के अपवार्ड मूवमेंट में भाग लेती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर का जो अपवार्ड मूवमेंट होता है वो किस फोर्स की बदौलत होता है, तो वो होता है एडिशन एंड कोहेजन फोर्स की वजह से। ठीक है, वाटर इज आल्सो ए मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। वाटर जो होता है श्वसन क्रिया में बाहर निकलता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जो 6H12O6 होता है, जब ये टूटता है तो एनर्जी और वाटर जो है वो हमें देता है। ठीक है ना, ऊर्जा देता है और वाटर भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोसीजर कहलाता है रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है ये? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका? वाटर ही होता है। वाटर हैज ए हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या बोला जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, दिस हेल्प इन आयोनाइजेशन ऑफ सोल्यूट, यह आयनीकरण करता है। जो द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब पोल, दो पोल होते हैं इसके अंदर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर? वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो ये द्विध्रुव बनाता है, यानी कि दो पोल बनाता है, जिसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ये आयोनाइजेशन जो सोल्यूट होता है, ठीक है, एक तो होता है सॉल्वेंट जो कि हमारा वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? हमारा वाटर है। सॉल्वेंट होता है वाटर। ठीक है, अब इस वाटर के अंदर आपको कोई चीज घोलनी है, फॉर एग्जांपल आपको NaCl घोलना है, तो NaCl क्या है? यहाँ पर सोल्यूट है। NaCl को क्या बोलेंगे? सोल्यूट है। तो ये जो सोल्यूट होता है, ये सोल्यूट इस सॉल्वेंट जो कि क्या है? आपका वाटर है, इसके साथ में अच्छे से बॉन्ड हो जाता है, जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो इस NaCl का आयोनाइजेशन कर देता है। आयोनाइजेशन का मतलब है कि इस NaCl को आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में इसको बदल देता है। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, द नेगेटिव साइड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्ट टू ओवर द पॉजिटिव आयन। ठीक है ना, जो नेगेटिव साइड होती है वाटर की वो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करती है, जबकि जो पॉजिटिव साइड होती है वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, वाइल द पॉजिटिव साइड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल कम क्लोज टू द नेगेटिव आयन, और वो नेगेटिव आयन के पास में आ जाती है। ठीक है, तो ये था वाटर की प्रॉपर्टी, जो कि वाटर रिलेशन है प्लांट के, मतलब प्लांट सेल के अंदर वाटर किस प्रकार से फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वाटर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वाटर की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि वाटर की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि भौतिक प्रॉपर्टी और रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती है वाटर की। आप सिलेबस देख लेना, सिलेबस के अंदर टॉपिक टू टॉपिक जो है हम बात करेंगे, पर्टिकुलर हर टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट, वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट, यानी कि वाटर का प्लांट के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, कभी कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा वाटर रिलेशन टू प्लांट, ये भी एक ही बात है। वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट, वाटर का प्लांट के साथ में क्या रिलेशन है, उसके बारे में हमने जाना। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके रिवाइज हुए होंगे, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। ठीक है, अब आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी मन करे बार बार इसको देखो। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके पास इस टॉपिक के अंदर हमने जो है पढ़ी है, क्योंकि हर बार ये इंफॉर्मेशन हमारे काम आने वाली है आगे के जितने भी चैप्टर आप पढ़ें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।